नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय द्वारा लिखित रोज कहानी की समीक्षा पढ़ेंगे। रोज आधुनिक जीवन की विसंगतियों की सशक्त अभिव्यक्ति। प्रायः देखा गया है कि जो रचनाकार पद्यकार होने के साथ साथ गद्य शैली में भी रचनाएं लिखता है, उसकी गद्य रचनाएं पद्य के मुकाबले कम प्रसिद्ध या प्रभावशाली होती हैं। पर इस रूप में अज्ञेय संभवतः टॉमस हार्डी के बाद दूसरे साहित्यिक व्यक्तित्व हैं जिनका गद्य और पद्य समान रूप से समादृत है। यदि वे पद्य में एक और प्रयोगवाद के अग्रदूत और पावरा अहेरी हरिघास प्रक्षण पर इत्यलम इंद्रधनु रोंदे हुए ये कितनी नावों में कितनी बार असाध्य वीणा आदि संग्रहों के महत्वपूर्ण कवि ठहरते हैं, तो दूसरी ओर गद्य में शेखर एक जीवनी जैसा विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपन्यास भी उन्होंने साहित्य जगत को दिया है। और इस दृष्टि से अज्ञेय की कहानियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लभी, जयदोल, झरणदाता, हेली बॉल की पुस्तकें जैसी महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के प्रणेता अज्ञेय की एक महत्वपूर्ण कहानी है रोज, जो कि गैंग्रीन शीर्षक से भी प्रकाशित हुई। अज्ञेय ने भारत की औपनिवेशिक स्वतंत्रता के आसपास और उसके बाद की लगातार बदल रहे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में वस्तुतः मनुष्य के व्यक्तिगत वजूद की पहचान, उसकी निजता, विशिष्टता और आत्मिक स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्नों को उठाया। और देखा जाए तो नई कहानी के बाद अज्ञेय आदि के विरोध पर जिन आधुनिक बोध संबंधी मुहावरों की कहानियों में स्थान दिया गया, उनके बीज हमें इस कहानी में ही मिल जाते हैं। रोज एक एकल परिवार की कहानी है जिसके पात्रों में एक हाउसवाइफ, एक जैसी दिनचर्या वाला डॉक्टर पति और एक बच्चा है। मालती का पति एक पहाड़ी गांव में डॉक्टर है। तीनों एक सरकारी घर में रहते हैं। डॉक्टर रोज सुबह 7 बजे अस्पताल चला जाता है और 1:30-2 बजे तक लौटता है और शाम को एक बार फिर रोगियों को देखने के लिए अस्पताल जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद घर में मालती रोज की निश्चित दिनचर्या को यंत्रवत निपटाती है, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई। मालती की दिनचर्या पति से पहले सोकर उठना, घर की सफाई करना, खाना, बच्चे की देखभाल, पति का इंतजार आदि का अपना एक निश्चित दायरा है। आजकल, परसों और हर रोज वही काम। लेखक मालती के घर में पैर रखते ही महसूस करता है मानो उस घर पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और अक्रमपंपी और घना सा फैल रहा था। लेखक मालती को सखी कहता है क्योंकि वह उसके साथ ही बचपन बिता चुका है, हंसता खेलता और बाल्यकालीन शरारतों से भरा पूरा। उसके मस्तिष्क में मालती की वही वाचालता वाली छवि अंकित है। पर अब उसकी शादी के इतने ही दिनों बाद जब लेखक अपनी कजिन सखी के घर अब पहली बार आया है, महसूस करता है शादी के महज 3-4 सालों में ही मालती के भीतर की सारी नमी जैसे सूख गई है। इतने दिनों बाद मिलने पर भी उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती, उसके भीतर कोई भावावेग दिखाई नहीं पड़ता। मालती अपने इस यांत्रिक जीवन में इतने गहरे तक जकड़ी हुई है कि अपने बाल सखा से उसका हालचाल तक नहीं पूछती। वो अपने अपरिचित से देखे हुए दृश्य में इतने गहरे तक समाहित है कि कोई नयापन उसे महसूस ही नहीं होता। रोज में हर एक क्षण मालती की आंखों के सामने से इस प्रकार निकलता है जैसे कि दैनिक अखबारों में छपी मामूली से विवरण, जैसे हम रोज ही पढ़कर भूल जाते हैं। रोज का पुनर्पाठ शीर्षक लेख में एक लेखक लिखता है, रोज कहानी में मालती की जीवन स्थिति भी जैसे उसकी नियति बन चुकी है, लेकिन उस स्थिति पर अज्ञेय जैसे ही एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, वैसे ही वह जिंदगी मानो छटपटा कर एक कहानी में बदल जाती है। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हम स्वयं देर तक छटपटाते रह जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर हम मालती के भीतर की छटपटाहट घट को ही नहीं देखते, बल्कि उसके भीतर पीछे मौजूद उस अलक्षित तंत्र को भी देख लेते हैं जो किसी अभिशाप की तरह, किसी अशुभ छाया की तरह पूरे परिवार पर, विशेषकर मालती पर हावी है।
वह छाया लेखक को बार बार दिखाई पड़ती है। वह कहता है, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। लेकिन यह छाया सिर्फ लेखक को ही क्यों दिखाई देती है? मालती का पति महेश्वर लगातार साथ रहते भी उस छाया को नहीं देख पाता। यह एक बड़ा सवाल है। महेश्वर, जो कि संबंध के लिहाज से मालती के सबसे निकट का व्यक्ति है, वह मालती की रोजमर्रा की घुटन और दारुण तकलीफ को नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ लेखक को इसकी अनुभूति घर में पैर रखते ही हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेखक मालती को मित्रता की दृष्टि से देखता है। मित्रता में बराबरी, समानता और सहधर्मिता का भाव होता है। मित्र की दृष्टि वस्तुतः एक जनतांत्रिक दृष्टि होती है। लेखक कहता है, मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। रोज वस्तुतः सामंती समाज व्यवस्था द्वारा नियंत्रित उस एकल परिवार की कहानी है जो भारत के नवीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संयुक्त परिवार के टूटने से अस्तित्व में आया। इस एकल परिवार को संयुक्त परिवार की भीड़-भाड़ या की अति सामाजिकता से छुटकारा मिला। व्यक्ति स्तर पर जीने की सुविधा और स्वतंत्रता हासिल हुई, परंतु साथ ही इसमें सामूहिक जीवन पद्धति में प्रवाहमान सामाजिकता और उत्पादनशीलता खो दी। दूसरी तरफ जीवन प्रणाली के स्तर पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। संयुक्त परिवार से अलग होकर उसकी अच्छाइयाँ तो उसके साथ नहीं आ सकी, लेकिन सामंती समाज और परिवार तंत्र की सारी बुराइयां उसके साथ लगी रहीं। ज्ञान, पैसा और सुविधा के स्तर पर जिंदगी में काफी बदलाव आ जाने पर भी संस्कार, सोच और व्यवहार के स्तर पर वो पहले जैसा ही बना रहा। तीसरे, औपनिवेशिक पश्चिमी शिक्षा ने उस पारंपरिक श्रम और उत्पादन से अलगाकर मूलतः असामाजिक और सृजनहीन बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वह औपनिवेशिक औद्योगिक तंत्र के एक उत्पादनहीन मशीनी पुर्जे गुलाम में बदल दिया गया। औपनिवेशिक अंग्रेजी साम्राज्यवाद नहीं, यही नहीं कि केवल भारत के पारंपरिक घरेलू उत्पाद को अपने फायदे के लिए तहस नहस कर दिया, बल्कि इसके साथ ही उसने यहाँ की श्रम संस्कृति को भी एक सिरे से ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी उसने इसलिए किया ताकि अपने लिए सस्ते मूल्य पर बौद्धिक मजदूर तैयार कर सके। आज़ादी के 60 साल बाद भी हमारे देश का पढ़ा लिखा मजदूर तबका व्यावहारिक स्तर पर वस्तुतः वही बौद्धिक मजदूर है जो अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर पश्चिमी देशों के लिए काम करता है। फिर चाहे वो डॉक्टर हो कि इंजीनियर, स्कॉलर हो कि टेक्नीशियन या कि वैज्ञानिक, अंततः उसकी स्थिति मजदूर गुलामों जैसी ही है। वो पढ़ता तो है देश और देश की जनता के खर्चे पर, लेकिन अपनी सेवाएं देता ही है। वो देता है पश्चिम देशों को। भारत में अपने समस्त आधुनिक प्रयत्नों के बावजूद औपनिवेशिक फायदे के लिहाज से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दिलचस्पी कभी इस ओर नहीं रही कि भारत की जनता अपने पारंपरिक सामाजिक गतिरोध को पार करे। उल्टे कभी छिपे तौर पर तो कभी खुलकर उन्होंने यहाँ के सामंती तंत्र का पोषण किया और जमादारी प्रथा को औपनिवेशिक शोषण के स्थानीय औजार में बदल दिया। इंटर्न कहानी में मालती का पति एक डॉक्टर है, स्थानीय डिस्पेंसरी का सरकारी नौकर, और इसीलिए वैज्ञानिक सृजनशीलता, स्वतंत्रता और स्वतःस्फूर्त सामाजिकता प्रतिबद्धता से दूर उसका काम मूलतः क्लर्कों जैसा है। मूलतः यह कहानी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुई व्यक्तिवादी जीवन की विसंगतियों की ओर संकेत करती है। आधुनिक जीवन व्यवस्था ने मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दिया है। आधुनिक मध्यम वर्गीय मानव एकाकी जीवन जीने को विवश है। इस एकाकी जीवन की अपनी समस्याएं हैं। एक रास्ता, हताशा, संबंधों का ठंडापन, जीते रहना उसकी मजबूरी है। वह स्पीडोमीटर की भांति जीवन पथ को मापने का भाव शून्य यंत्र मात्र रह गया है। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं रहता। पहले रात रात भर नींद नहीं आती थी। नरेटर रिश्ते की बहन मालती के घर जाता है। घर पहुंचते ही उसे आभास होता है मानो उस घर पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था।
कहानी में एक घना सा जो फैल रहा था विभिन्न संदर्भों में 5 स्थानों पर दिखाई पड़ता है और पूरे वातावरण को एक विषाद से भर देता है। हर वाक्य में निरस्ता और भी सघन हो जाती है। खाने पर देरी होने पर रोज ही ऐसा होता है। मेरी कौन बात है। टीटी के रोने पर हमेशा ही ऐसा होता है। पानी न आने पर रोज ही ऐसा होता है। गजर खड़कने पर रोज ही इतने बजे बजते हैं। शिशु के गिरने पर रोज ही गिर पड़ता है। हर बार मानो रोज शब्द की ओर भी व्यापक संदर्भों में अभिव्यक्ति होती है और साथ ही पूरी कहानी में फैला सन्नाटा भी विभिन्न 5 संदर्भों में टूटता है। ऐसा लगता है जैसे नीरव श्मशान में कोई डरावनी सी आवाज़ रह रहकर अचानक गूंज उठती है। जैसे जैसे सन्नाटे पर दस्तक देती होती है, एक ठक सा हृदय में हो उठता है जो कहानी के परिवेश को और भी विषादता से भर देता है। जैसे मालती का कहना ऊहू ऊहू ऊ, गजर का खड़कना 3 खड़के, बर्तन की खन खन, नल की टिप टिप, शिशु का गिरना खट। लेखक सोचता है मानो पूरे वातावरण में फैला हुआ सा कुछ उसे अपने वश में कर रहा हो। छाया अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही हो और यह भयंकर छाया है गैंग्रीन जो मनुष्य की संवेदना को लगातार अपने आगोश में लेती जा रही है। नरेटर और मालती का जीवन शरारतों से पूर्ण रहा है। उनकी शरारतों ने खूब गुल खिलाए हैं। बचपन की उन स्मृतियों को सहेजे जब नरेटर उस घर में कदम रखता है तो बदले वातावरण में उसकी स्मृतियों को धक्का लगता है। स्वभाव से वाचाल नरेटर भी उस छाया से घिर जाता है। वार्तालाप के लिए उसे शब्दों की कमी महसूस होने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही हो। मैं भी वैसा ही नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ। मालती के जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई चाह नहीं। जीवन को जैसे वह जीती नहीं, काटती है। मानो इस अनिश्चित समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता है। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया है। आज के गतिशील जीवन में जबकि हर अगले क्षण कुछ अनचाहा घटने की आशंका बनी रहती है, मालती और उसके पारिवारिक जीवन में अजब तरह की एक रास्ता है जो किसी तरह नहीं टूटती। वातावरण में कहीं जीवंतता नहीं प्रतीत होती। नल की टिप टिप जैसी छोटी छोटी ध्वनियाँ भी इस वातावरण में अपना महत्व रखती हैं जो वातावरण की जड़ता को तोड़ती हुई प्रतीत होती हैं। रोज ही होता है ये वाक्य पूरी कहानी में बारंबार प्रतीत होता रहता है। अपनी प्रत्येक प्रतिध्वनि के साथ ये वातावरण की एक रास्ता और अवसाद को और भी गाढ़ा करता चला जाता है। रोज रोज रहने की यह भावना इतनी प्रभावशाली है कि माता और पुत्र के तीव्र भावनात्मक संबंधों में भी सपाटता भर देती है। पलंग से गिरे पड़े शिशु के प्रति मालती का भाव तटस्थ सा यह कथन रोज ही गिरता रहता है, नरेटे के मन में तीव्र हलचल पैदा कर देता है। ऐसे गहन भावनात्मक और तरल संबंधों में भाव शून्यता का आ जाना साधारण घटना नहीं है। आधुनिक मध्यम वर्ग की जीवन की यह सबसे बड़ी त्रासदी है। नरेटर इस पर निष्कर्षात्मक टिप्पणी करता है, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले यौवन में खून की तरह लग गई है। उनका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे इसे पहचानते ही नहीं। मैंने उसको देख भी लिया है। कदाचित समाज का यही हिस्सा है जिसे गैंग्रीन ने ग्रस्त लिया है। शिल्प की दृष्टि से वैसे भी अज्ञेय प्रयोगधर्मी रचनाकार रहे हैं। इस कहानी में शिल्प की नवीनता कहानी के प्रचलित मानदंडों को तोड़ती है। अपनी विषय वस्तु के समान ही कहानी विषादपूर्ण और एक रस सी प्रतीत होती है। कहीं कोई चौंकाऊ घटना नहीं, कहीं कोई मोड़ नहीं। सारा वृत्तांत एक नीरस चित्रावली के समान बेजान सा पाठक के सामने घटित होता रहता है। वस्तुतः सपाटता इस कहानी का प्राण है। कहानी में कथा तत्व शून्य सा है, वहीं कथा शून्यता जैसे नई कहानी के दौर में कथा का ह्रास कहा गया था। कथा में कोई आदि मध्य या चरम जैसी पारंपरिकता नहीं है। कहानी में मध्यम वर्गीय जीवन के एक दिन का विवरण मात्र है। उसी तरह एक रस और उबाऊ नरेटर की अतिथि उपस्थिति भी उस ठहरे हुए जीवन में हलचल नहीं उत्पन्न कर पाती। एक वाक्य में कहा जाए तो ये कहानी जीवन के महाकाव्य का एक पृष्ठ मात्र है, उतना ही अलग थलग और अधूरा सा।
भाषा की नीरवता, शैली का ठहराव, घटनाक्रम की शिथिलता, पूरा रचना वितान नीरस सा है। जहाँ पर रात्रि का विश्राम है, ऐसा लगता है जैसे क्षण भर विश्राम है, पर वहाँ भी शांति है। रचना वितान के स्तर पर कहानी परंपरागत ढांचे को तोड़ती है, पर वहाँ भी शांति है। आरंभ, चरम और अंत नहीं है, कहानी सपाट है, रोज ही होता है। वस्तुतः कहानी कोई निष्कर्ष या समाधान दिए बिना ही समाप्त हो जाती है। वास्तव में चेखव की इस कला को आगे चलकर नई कहानी के आलोचकों द्वारा कहानी के अंत को खुला रखना कहकर विशेषता के रूप में स्वीकार किया गया है। आज इतना ही। धन्यवाद।